जो देखकर भी नहीं देखते। ये 11 चैप्टर है। 9, 10 चैप्टर बच्चों हम पढ़ चुके हैं। आज हम 11 चैप्टर पढ़ेंगे हिंदी लिटरेचर का। तो ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि बचपन में उसको एक ऐसी बीमारी हुई थी जिसकी वजह से उसको देखने की और सुनने की क्षमता नहीं रही थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी और उसने पढ़ना लिखना सीखा। जो इन लोगों के लिए थेरेपी होती है उस थेरेपी से इसने पढ़ना लिखना सीखा और टच कर कर और महसूस कर कर चीज़ों को जानना सीखा। और उसके बाद उसने अब बुक्स भी लिखी, कहानियाँ भी लिखी। तो ये एक और समाज के लिए एक उदाहरण पेश किया। तो ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि उसे प्रकृति से किस तरह से प्रेम था। क्योंकि जो देख सकते हैं ना, जिनको जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उस चीज़ की वो वैल्यू कम करते हैं, उसको मुश्किल से, क्योंकि उसके पास वो चीज़ नहीं थी इसलिए उसको इसकी ज़्यादा अहमियत पता थी। तो ये उसी पर आधारित कहानी है। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ ये परखने के लिए कि वे क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उससे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास नहीं। हम भी ये बोलते हैं ना, कुछ खास नहीं, क्योंकि हमको ज़्यादा फर्क, हम रोज़ देखते हैं उस चीज़ को, रोज़ हम हाँ ठीक है ऐसे है, लेकिन वो क्या थी, देख नहीं सकती थी। तो उसे अजीब लगता था कि ये सब देख सकते उसके बाद भी बोलते कि कुछ खास नहीं देखा, जबकि है ना मैं महसूस कर कर भी ये पता कर सकती हूँ कि कितना खास है ये सब। उनका जवाब था, मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे ही जवाब दिया करते थे जिसकी वो आदी हो चुकी थी, उसको आदत पड़ चुकी थी। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। क्या ये संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ न देखे, जैसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया? मतलब क्या ये संभव है कि 1 घंटे जंगल में कोई आदमी घूमे और उसे अंत में वो क्या जवाब दे कि मैंने कुछ नहीं देखा? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जंगल में तो प्रकृति है, माउंटेन है, झरने बहते हैं और कितने सुंदर सुंदर पेड़ होते हैं, वहाँ फ्लावर होते हैं, एनिमल्स। तो ऐसा कि कुछ भी नहीं देखा, कुछ खास नहीं देखा, ये सब चीज़ें कितनी खास हैं। तो वो उसको बड़ा आश्चर्य होता था कि मतलब इतना सब कुछ है वहाँ पर, उसके बाद भी क्या जवाब देते हैं लोग आकर कि कुछ नहीं देखा, कुछ खास नहीं देखा, ऐसा कैसे हो सकता है? उसको इस बात को लेकर बड़ा आश्चर्य हुआ करता था। क्या मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। देखो वो कह रही है कि मतलब मैं जब देख नहीं पाती हूँ तो मैं कितनी सारी चीज़ों को पहचान लेती हूँ और कितना महसूस कर लेती हूँ जो मेरे हृदय को टच करती हैं। जैसे भोजपत्र। बच्चों भोजपत्र के बारे में जानते हैं? भोजपत्र पता है? नहीं पता? चलो मैं बताती हूँ। ये एक पेड़ होता है जिसके पत्तों से प्लेट्स, है ना, आपने कभी खाना खाया ऐसी जगह पर जहाँ पर है ना पेड़ के पत्तों से बनी हुई प्लेट या कटोरी में खाया हो? नॉर्थ इंडिया चले जाओ या और अदर स्टेट में चले जाओ तो बहुत मिलेगी आपको, है ना। उसकी प्लेट बनी हुई होती है और उसी के है ना दोने बने होते हैं, कटोरियाँ बनी हुई होती है और उसी में खाना परसा जाता है और खाया जाता है। उसी को कहते हैं भोजपत्र, इसीलिए उसको भोजपत्र कहते हैं। तो वो कहती है कि उसकी मैं तो वो छूकर पहचान लेती हूँ क्योंकि वो चिकनी होती है, उसकी छाल, पेड़ की छाल बिल्कुल चिकनी और मुलायम होती है, तो मुझे पता चल जाता है कि ये भोजपत्र है। और चीड़ की जो छाल होती है ना वो खुरदरी होती है, उससे फर्नीचर बनता है या वैसे का ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो वो उसकी छाल जो होती है, छाल पता है जो उसके ऊपर वाली हिस्सा होता है ना, जैसे हमारी स्किन होती है ना वैसे ही वो छाल उनकी स्किन होती है। तो यानी उसकी स्किन कैसी है? मुलायम। और चीड़ की स्किन कैसी है? खुरदरी है। तो मैं दोनों में अंतर आराम से कर लेती हूँ और पहचान लेती हूँ।
बसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। और बसंत ऋतु तो पता है, बसंत ऋतु में क्या होता है कि जो पुरानी पत्तियाँ होती है वो झड़ जाती है और फिर जो नई पत्तियाँ आती है ना वो बहुत सॉफ्ट और मुलायम होती हैं। तो वो ये कहती कि मैं वो आराम से पहचान लेती हूँ बसंत ऋतु में जो नई कोपल आती है, मैं तो उनको भी बहुत आराम से स्पर्श करके पहचान लेती हूँ। और ये जो देख सकते हैं उनको ये सब नज़र नहीं आता, बस कह देते हैं कुछ खास नहीं, इनको भी ये नज़र आना चाहिए। इसीलिए इस लेसन का नाम ही ये रखा गया कि जो देखकर भी नहीं देखते। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमल सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार खुशी मिलती है। यानी जो फ्लावर्स होते हैं ना उनकी सबकी पत्तियां आप टच करके देखना अलग अलग बनावट की होती है और उनको टच करोगे तो अलग अलग उनका एहसास होता है कि कोई नीचे की तरफ मुड़ी हुई है, कोई स्ट्रेट है, कोई घूमी हुई है। तो वो ये सारा चीज़ें छूकर ही पता कर लेती थी। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। यानी ये जब वो प्रकृति के बीच में घूम रही होती है, उन्हें टच कर करके उनको महसूस कर रही होती थी या उनका एहसास कर रही होती थी, तभी क्या होता था कि उसका पेट जैसे ही हाथ किसी भी टहनी को टच करता था तो अचानक क्या कोई चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ आने लगती थी या बोलने की आवाज़ आने लगती थी और वो उसको बहुत खुशी देती थी। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। मतलब वो कहती है कि मुझे जो चीड़ की चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ हैं वो और जो घास फैली हुई होती है मैदानों में, कहते हैं नहीं कालीन सी बिछ जाती है घास जब एक साथ लगी हो कितनी सुंदर लगती है। तो वो ये कहती है कि कालीन जो घरों में बिछे रहते हैं महंगे महंगे कि हाँ ये इतना महंगा कालीन है, हम कितने खुश होते हैं कि मैं आज ऐसे कारपेट पे या कालीन पे, मेरे यहाँ ऐसा कालीन है, कारपेट है, वो सॉफ्ट और मुलायम होते हैं तो अच्छे लगते हैं। लेकिन जो ये हेलन केलर है इसको वो कालीन से ज़्यादा क्या अच्छा लगता था, क्योंकि उसे प्रकृति से प्रेम था, तो वो चीड़ के चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ और वो घास इसको ज़्यादा अच्छी लगती थी। बदले हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर देता था। यानी जब मौसम परिवर्तित होता था तो जो मौसम परिवर्तन होने से जो परिवर्तन हुआ करते थे प्रकृति में वो उसको बड़े अच्छे लगते थे और एक जोश एक उमंग उसके मन में भर दिया करते थे। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता, मतलब बेचैन हो जाना, ऐसे व्याकुल हो जाना कि हाँ काश मैं भी देख, क्योंकि वो देख नहीं पाती थी तो उसे रंगों का पता ही नहीं था, सिर्फ ब्लैक रंग दिखता था। तो उसको है ना ये ऐसे मन से होता था कि काश मैं इन चीज़ों को देख पाऊँ, मैं भी पता कर पाऊँ कि ये कैसी है, किस रंग की है, कैसी लगती है, मैं ये देख पाऊँ अपनी आँखों से। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो इनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध हो जाएगा। वो कहती है कि इन चीज़ों को सिर्फ छूकर मुझे इतनी खुशी मिलती है तो ये चीज़ें अगर मैं देख पाऊँ तो कितनी सुंदर लगती होंगी, कितनी अच्छी लगती होंगी। ये सब वो क्या इमेजिन करती थी, सोचा करती थी, क्योंकि वो देख नहीं सकती थी, इसलिए उसको ये लगता था कि मैं भी ये चीज़ें देख पाऊँ। हम लोग तो क्या देख पाते हैं, रोज़ देखते हैं, इसलिए हमारे लिए उनकी कोई कीमत नहीं है, पर उसके लिए तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती अगर वो इन चीज़ों को देख पाती, मुग्ध हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें वे सचमुच बहुत कम देखते हैं, इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता, वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। मतलब क्या उसको आंखें दी है भगवान ने और इतना आसपास प्रकृति का इतना सुनहरा दृश्य दिया है, रंग बिरंगी चीज़ें हैं, वो उनको देख सकता है, लेकिन उसके पास अंदर से इतनी संवेदना ही नहीं है कि वो उनको एहसास कर पाए, उनका एहसास वो कर पाए, क्योंकि उसको
आसानी से मिल गई है वो चीज़ें, और जो चीज़ें आसानी से मिल जाती है ना उसकी क्या होती है, कदर कम होती है। लेकिन लेखिका जो हेलन केलर हैं उसको तो ये चीज़ें देखने को नहीं मिलने वाली थी, क्योंकि उसकी आँखों से की रोशनी नहीं थी, इसलिए वो ऐसा सोचती थी कि इन लोगों को इस चीज़ की कदर नहीं है क्योंकि इनको आसानी से मिल गई है। और उससे वो हमेशा ऐसे रहती थी बेचैन व्याकुल की काश उसे एक बार ये चीज़ें देखने को मिल जाए। ये कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, यानी देखने का जो आशीर्वाद हमें मिला है, जो हमें आंखें मिली हैं, ईश्वर की तरफ से ये आशीर्वाद ही है कि हम सारी प्रकृति को देख सकते हैं, निहार सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। लेकिन लोगों को क्या इसकी वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि उसको वो आसानी से मिल गई है, इसलिए वो इसको एक साधारण सी चीज़ समझते हैं। उनको पता ही नहीं है, इसका एहसास ही नहीं है कि ये ईश्वर का बहुत बड़ा तोहफा उनको मिला हुआ है। जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। जब इंद्रधनुष में 7 रंग खिलते हैं तो कितने सुनहरे और अच्छे लगते हैं, खुशी देते हैं। उसी प्रकार हम इस दृष्टि से देखकर हमारे जीवन में क्या भर सकते हैं, इंद्रधनुष की तरह 7 रंग भर सकते हैं। और क्योंकि वो से सिर्फ एक ही रंग दिखाई देता था, काला रंग, इसलिए वो इस चीज़ को समझती थी कि अगर जिनको दृष्टि दी गई है तो कम से कम पूरी इंजॉय के साथ, पूरे एहसास के साथ वो इसको महसूस करें, देखें, समझें, इंजॉय करें। लेकिन व्यक्ति ऐसा नहीं करता है क्योंकि वो इसको एक साधारण सी बात समझता है। और एक दूसरी और चीज़ देखो कि है ना, मतलब वो प्रकृति को देख नहीं सकती थी, फिर भी वो कितनी आराम से प्रकृति को महसूस कर सकती थी। बहुत ज़्यादा उसके दिल के करीब थी प्रकृति। अब देखो उनके बारे में आपके लेसन में दिया हुआ है, तो हम उनके बारे में जानते हैं। हेलन केलर, 1880 में उनका जन्म हुआ, 1968 में उनकी मृत्यु हुई। जन्म उनका अमेरिका में ही हुआ था और वहीं उनकी मृत्यु हुई। एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा है, मतलब उनको दिखाई नहीं देता था, उनके जीवन में तो अंधकार था, लेकिन लोगों के जीवन में उन्होंने क्या भरी, रोशनी भरी। लोगों को इसी कहानी को जो अभी हमने पढ़ी है उसके माध्यम से भी तो उन्होंने लोगों को यही बताया कि है ना, हार मत मानो, कोई भी चीज़ से हार मान जाओगे तो आप नहीं कर पाओगे, और आपकी कोशिश करोगे तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। क्योंकि उनके पास रोशनी नहीं थी, फिर भी उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा और लोगों के बीच गई। वो भारत भी आई थी और उन्होंने समाज के लिए एक अलग ही उदाहरण प्रस्तुत किया अपनी इससे। कल्पना करो कि जो सुन सकता हो जो सुन नहीं सकता हो, न देख सकता हो, फिर भी वह लिखना पढ़ना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। ऐसी थी हेलन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति चली गई थी। उसके बाद भी उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा, और ये कहानी जो है ना उन्हीं की लिखी हुई है जो अभी हमने पढ़ी थी। ये कितना बड़ा एक समाज के लिए उदाहरण है। उन्होंने समाज के लिए, उन लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है जिनको भगवान ने एक आशीर्वाद दिया, आंखें दी हैं, सुनने की शक्ति दी है, फिर भी वो उनके अंदर संवेदनाएं नहीं हैं। ये उनके लिए एक उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा, जब वो कॉलेज में थी ना तभी उन्होंने अपनी आत्मकथा मतलब अपने बारे में लिखना, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। वो ऐसा क्यों कहती थी? क्योंकि उनके लिए तो 24 घंटे पूरा हर समय रात ही होती थी, क्योंकि अंधेरा ही होता था।
क्योंकि रोशनी का उन्हें पता ही नहीं चलता था, वो देख ही नहीं पाती थी कि कब रोशनी हुई और कब प्रकृति के नज़ारे लोगों को वो नहीं देख सकती, सिर्फ महसूस करके वो पता किया करती थी। इसलिए वो सोचा करती थी कि उनके जीवन में ये रात कब खत्म होगी। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब का अनुवाद किया गया। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए। इस किताब के अलावा भी उन्होंने और 10 किताबें लिखी और लेख तो सैकड़ों लिखे हैं जिनकी गिनती भी नहीं है। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया, यानी विश्व में शांति का संदेश, लोगों को ये शांति का पाठ पढ़ाया कि है ना, लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं होना चाहिए, सब क्या है, भाई भाई है, तो क्या कैसे रहना चाहिए, शांति से रहना चाहिए। और जो इस जैसे उन तरह के लोग थे, उनकी तरह जो लोग थे, सुन नहीं सकते थे, देख नहीं सकते थे, तो उनके लिए अधिकारों के लिए उन्होंने हमेशा लड़ाई लड़ी। हेलन केलर भारत भी आई थी, यहाँ पर भी आकर उन्होंने अपने विचारों को प्रकट किया था। इस तरह से हेलन केलर ने एक बहुत बड़ा उदाहरण रखा समाज के सामने, समाज के लोगों के सामने। ठीक है बच्चों, इसकी PDF मैं आपको भेज दूंगी, अच्छे से सुनना लेसन, फिर इसके क्वेश्चन आंसर नोटबुक में नीट एंड क्लीन करना। ठीक है, थैंक यू बच्चों।